आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा अष्टमी अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं उनके कार्य भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कोशिका की खोज, कोशिका की साइज, कोशिका की संख्याओं के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवों और कोशिका की भिन्न-भिन्न प्रकार के बारे में जानकारी की थी, लेकिन कोशिका के भागों के बारे में जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से करेंगे। कोशिका के भाग, कोशिका के 3 भाग होते हैं। कोशिका के मूल घटक या भाग 3 होते हैं, जो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। ये 3 कोशिका के मूल घटक होते हैं, जिनमें से तीनों का बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से अपन अध्ययन करेंगे। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका के केंद्रक के अंदर परिबंध होते हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबंध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह सरंध्रीय होती है तथा भिन्न भिन्न पदार्थों के कोशिका में आगमन का नियमन कोशिका झिल्ली ही कर रही है। जिस तरह से अगले चित्र में देख रहे हैं कि कोशिका जैसे मनुष्य की गाल के या कपोल कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इसके बड़े काले भाग जो है कोशिका के मध्य भाग में केंद्रक है। बाहर एक सीमा रेखा निर्धारित करती है, वो कोशिका झिल्ली है, और केंद्रक के चारों तरफ भी केंद्रक झिल्ली होती है। कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो भाग है वो कोशिका द्रव्य है। अब इस चित्र के माध्यम से आपने देखा होगा कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये 3 भाग होते हैं। हालांकि हर प्रकार की जंतु और पादप कोशिकाओं में सामान्यतः झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं। प्याज की कोशिकाओं की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा ही परिबद्ध होती है और उसे एक और दृढ़ आवरण द्वारा जो घेरने का काम करती है, आबंध करती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबंध करने वाली एक अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और सामान्य इनका जो कार्य है झिल्ली और कोशिका भित्ति का, पादपों में सामान्यतः कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका में पादप भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो पादप कोशिकाओं में ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि परिवर्तनों से पादप कोशिका की सुरक्षा करती है। इसी प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से
कोशिका झिल्ली भी कोशिकाओं की रक्षा करती है। जैसा कि आपने चित्र प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का चित्रण देख रहे हैं, बीच में गोलाकार की संरचना जो दिख रही है वो जो केंद्रक है, केंद्र से बाहर जो सीमा रेखा निर्धारित करती है वो झिल्ली है, और बीच का जो द्रव है कोशिका द्रव्य कहलाता है। दूसरा जो भाग है घटक कोशिका द्रव्य है, ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है। कोशिका के केंद्रक से बाहर और झिल्ली के मध्य ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग जो होते हैं कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिका है, राइबोसोम है, तारका है और अन्य अंतःप्राय जालिका, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिका अंगक जो कोशिका द्रव्य में ही तैरती हुई संरचनाएं दिखाई देती है, जिसको कोशिका अंगक कहते हैं। ये कोशिका के द्रव्य में पाए जाते हैं। केंद्रक सजीव कोशिकाओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः गोलाकार होता है, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य में एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिससे केंद्रक के चारों तरफ जो आबंध है, आवरण है, उसको केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। ये झिल्ली भी सरंध्रीय होती है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रण करने का काम ये केंद्रक झिल्ली करती है। केंद्रक में देखने पर एक छोटी छोटी सघन संरचनाएं दिखाई देती है। इसे केंद्रिका या इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इस केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है, जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र पर छोटे छोटे कणों के रूप में जीन पाए जाते हैं। जो आनुवंशिक गुणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, तथा ये गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। जीन सजीवों में आनुवंशिक इकाई है। ये जनक यानी पेरेंट्स से होने वाली संतति को आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण का नियंत्रण करती है। कौन सा लक्षण अगली पीढ़ी में जाएगा, इसका निर्धारण या स्थानांतरण करने का काम जीन करते हैं। जीन संकल्पना एक जीन एक सिद्धांत बेडल और टीटम नाम के वैज्ञानिकों ने इसके संबंध में दी थी कि माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त होते हैं। यदि माता पिता के लक्षण में यदि पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंखें भी भूरी होगी। यदि आपके माताजी की घुघरी वाले बाल है तो हो सकता है आपके बाल भी घुघरू वाले हो। परंतु जनक यानी पेरेंट्स द्वारा प्राप्त भिन्न भिन्न प्रकार के जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। यानी पहलवान का बच्चा पहलवान हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। यानी आनुवंशिक लक्षण
अपने जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं, लेकिन इन जीनों में कुछ बदलाव या परिवर्तन हो जाते हैं जिनके कारण वो लक्षण आगे नहीं जा पाते हैं। कोशिका के भिन्न भिन्न संरचनाओं में के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्र के समान सुसंगठित नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना ही होता है, ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी ऐसे जीव या जंतु, सूक्ष्म जीव जिनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ऐसे जीवों को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, कि जीव कहते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। यानी इस प्रकार की कोशिका वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल इसके उदाहरण होते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो बड़े जीव होते हैं, उनमें कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। ऐसी कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिका पाए जाने वाले जीवों को यूकेरियोट्स कहते हैं, जिसमें केंद्रक झिल्ली के बिना ही केंद्रक पदार्थ होता है, उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जैसा कि आपने पादप और कोशिका झिल्ली की संरचना को देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इनकी तुलना भी कर लेते हैं। जैसे कि आप चित्र में देखकर आपकी बड़ी बड़ी संरचनाओं के आधार पर पता लगा लेते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है। तो आप पहला अध्ययन करते हैं कोशिका झिल्ली। तो देखते हैं पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन इस झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति भी उपस्थित है। तो आप इस पहली तुलना ये कर सकते हैं कि कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में ये नहीं होती है। अगली बात करें तो जो केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है, लेकिन स्थिति के आधार पर देखें तो पादप कोशिका में केंद्रक सेंटर में न उपस्थित होकर एक तरफ उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये केंद्रक कोशिका के मध्य में उपस्थित होता है। फिर बात करें केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली दोनों में ही उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होता है, लेकिन एक बात बहुत बड़ी देखते हैं, रिक्तिकाएं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत बड़ी होती है।
इस रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण पादप कोशिकाओं में केंद्रक एक साइड में खिसक जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये केंद्रक मध्य में ही उपस्थित होता है, क्योंकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं अत्यंत छोटी होती है। पादप कोशिका में हरा रंजक उपस्थित होता है, जैसे क्लोरोफिल, तो जंतु कोशिका में एक क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होते हैं। जो पौधों के क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं, जिससे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है, ये संरचना क्लोरोफिल या प्लेसिड नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं अत्यंत छोटी छोटी होती है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये आपको चित्र से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज की वीडियो के माध्यम से कुछ गहरे कार्य है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? कोशिका के मूल घटकों के नाम लिखिए। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए। आज की वीडियो में इतना ही। आज की जो गृह कार्य है वो अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लें। समय पर ही कार्य पूरा कर लें। धन्यवाद। वंदे मातरम।